नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज सुप्रीम कोर्ट के हम ऐसे जजमेंट पे बात करने जा रहे हैं जो तलाक से तो हालांकि जुड़ा है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि आपसी सहमति से तलाक के मामले में जहां पति पत्नी कोर्ट के सामने जाते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट हो जाता है, मीडिएशन के थ्रू उसको वैलिडेशन भी हो जाता है। सब कुछ प्रक्रिया करने के बाद प्रथम मोशन होता है और सेकंड मोशन में वाइफ पलट जाती है और ये कहती है कि साहब आपका कुछ आपको देना था लेकिन आपने दिया नहीं, हालांकि वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। और इसके बाद वो पलटती ही नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज करती है, जबकि एग्रीमेंट में पहले ही लिख चुके हैं कि इस एग्रीमेंट का मतलब है कोई एक दूसरे पे मुकदमा नहीं करेगा। यानी कि आपसी सहमति से तलाक का जो विषय है वो इसलिए लाया गया कानून के तहत कि आप और हमारे बीच बाय द वे नहीं बन रही है, पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है, तो सालों मुकदमा लड़ने से बेहतर है आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट बना लो, दोनों पक्ष राजी हो जाओ, जो लेन देन है वो कर लो आपस में और खत्म करो, झगड़ा मत करो, मुकदमेबाजी मत करो। लेकिन इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ पर बड़ी नाराज़गी जताई कि आपने तो फाइनल एग्रीमेंट कर लिया था, आप तो हर चीज़ के लिए एग्री थे और बाद में आप मुकर गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत जजमेंट दिया है। मैं बहुत छोटा सा इसमें ब्रीफ बता देता हूँ। जैसा कि हम लोग हस्बैंड वाइफ का नाम लेते नहीं है, लेकिन इस मामले में हस्बैंड वाइफ के बीच एक 20-22 साल का अच्छा संबंध रहा, लेकिन डिस्प्यूट अराइज हो जाए। हस्बैंड ने पहले पिटीशन फाइल कर दी थी डिवोर्स की, इसके बाद दोनों ने कहा कि साहब अब मिलजुल के कर लेते हैं, कुछ पैसा 1.5 करोड़ रुपए के करीब हस्बैंड ने एग्री हुआ और कहा कि बिजनेस में जो 2.5 करोड़ लगा है आप मुझे दे दो। हस्बैंड ने कहा कोई ज्वेलरी हमारे पास है वो हम आपको दे रहे हैं। इस तरह करके एक एग्रीमेंट बनाया गया। अब एग्रीमेंट बनाने के बाद फर्स्ट मोशन हो गया, सेकंड मोशन में वाइफ पलट गई। वाइफ ने पलटते हुए कहा कि हस्बैंड से एक लिखित करार नहीं हुआ था लेकिन वर्बल बातचीत हुई थी और कहा था कि 150 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 50 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट आपको देने हैं। तो एग्रीमेंट में क्यों नहीं लिखाया था? इसलिए वाइफ का ये तर्क था कि साहब इसलिए नहीं लगाया कि हस्बैंड कह रहे थे कि जी मैं टैक्स के चक्कर में ना फंस जाऊं, इनकम टैक्स के, इसलिए नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब बहाने हैं, आप पलटे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को देखते हुए उन दोनों हस्बैंड वाइफ को तलाक दिया और एग्रीमेंट से पलटने के बाद वाइफ ने जो डीवी केस किया था उसको भी खारिज कर दिया। तो आज इसी मसले पर हम बातचीत के लिए आ गए। हमारे साथ विकास गुप्ता जी सर जुड़ गए हैं। आप पिछले कई सालों से आप लीगल रिपोर्टर पे विकास सर के वीडियो देख रहे हैं। आपका 4 दशक का दिल्ली का बड़ा अनुभव हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश के विभिन्न अदालतों में भी आप हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, क्रिमिनल मैट्रिमोनियल ही लगातार केसेस कर रहे हैं। और विकास सर का ये है कि बियॉन्ड जाकर किसी भी मसले को, किसी जजमेंट को जाके देखने की एक अद्भुत प्रतिभा है। तो मैं आज विकास सर से ही इस जजमेंट जो धनंजय राठी टाइटल करके है उस पर मैं बात करूंगा। विकास सर, ये जजमेंट आपने देखा, ब्रीफ मैंने अपने दर्शकों को बता ही दिया था। 3 बातें इंपॉर्टेंट निकलती हैं। एक तो म्यूचुअल कंसेंट को जो लाने का मकसद था वो मकसद यही था कि धड़ाधड़ निपटाओ भाई, एक दूसरे से बात कर लो, मत झगड़ा करो, मत मुकदमेबाजी करो। दूसरा ये था कि भाई साहब आप एग्रीमेंट कर चुके हो और सब कुछ कर चुके हो, वाइफ भाई साहब पलटी क्योंकि उसके पास एक आधार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक फाइनलिटी नहीं हो जाती, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता, तो हस्बैंड या वाइफ बदल सकते हैं अपना मन या उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन किन कारणों से? कि अगर ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, आपने कुछ झूठ बोला है, दबाव दिया है, कोर्सन है। तो और तीसरा कि साहब 142 आर्टिकल की पावर जिसने इस पूरे डिस्प्यूट को जीरो कर दिया। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो आपका ब्रीफ कमेंट इस जजमेंट को लेके। विप्लव, अगर थोड़ा सा मैं इससे हटकर के एक बात से शुरू करना चाहूँगा अपनी बात को, कि जब डीवी एक्ट के केस फाइल करते हैं
डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स म्यूचुअल अदर देन म्यूचुअल कंसेंट पे जब आप फाइलिंग होती है तो कोर्ट पहली डेट पे ही आपको मीडिएशन पे रेफर कर देती है। विप्लव, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जहां देश में 3.5-4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या एनआई एक्ट के साथ साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की भी है, करेक्ट। और संभवतः सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ये कांस्टेंट एंडेवर रह रहा है कि आप इस लिटिगेशन को रिड्यूस करिए। तो जब आप मीडिएशन पे रेफर होते हैं और एक सेटलमेंट, ब्रॉड सेटलमेंट जब बनती है और आप मीडिएशन डॉक्यूमेंट ड्रॉ करते हैं, सेटलमेंट डॉक्यूमेंट ड्रॉ करते हैं, और उसमें कुछ चलने के बाद अगर कोई एक पार्टी कहती है कि मैं अब आगे नहीं चलूँगी, या कुछ उसमें कंडीशंस फुलफिल हो चुकी होती हैं और कुछ टाइमलाइंस जो होती हैं, एक बाकायदा टाइमलाइन पे आके आप कहो कि मैं नहीं करूँगा, तो आप जो पूरा एक मीडिएशन प्रोसेस है, विच मे नॉट बी अ जुडिशियल प्रोसेस इन द सेंस इज नॉट बिफोर द कोर्ट, बट वो मीडिएशन सेटलमेंट को आप आकर के कोर्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी। आज जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो उठ करके आ रही है कि आपने जैसे बहुत राइटली आपने कहा कि अगर ये मीडिएशन सेटलमेंट जो है ये कोशन, फ्रॉड, दबाव से की गई है, वो एक अलग विषय है, वो हम सब समझते हैं। वो तो किसी भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो उसमें लागू होता है, एप्लीकेबल होगा। करेक्ट। तो लेट अस नॉट गेट ड्वेल इनटू समथिंग व्हिच इज अ कॉमन लॉ। करेक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इसमें, और ये निरंतर भी, कि रिजाइल नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप फिर पूरे के पूरे जो एक ढांचा बनाने की सरकार और उच्चतम न्यायालय की जो कोशिश है, और मीडिया ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा आगे का रास्ता बन रहा है विप्लव, जो इतनी बड़ी जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें बीएनएसएस में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पहले था और अब नहीं है कि आप पेंडेंसी को ख़त्म कर सकें। पेंडेंसी कैसे खत्म होगी? जब आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस लेकर के आएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वही बात, जो मैं आपकी बात को इंडोर्स करते हुए, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली इस जजमेंट में, तो जो मीडिएशन का पूरा फाउंडेशन है, ये रिजल्टमेंट आपका वो उस फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो शेक कर देगा, हिला कर देगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू सर। जो ये धनंजय राठी वाली जो जजमेंट है, इसमें ये रीइंफोर्स हो रहा है कि आप कोई सॉलिड ग्राउंड दे करके अगर आपके पास है, नहीं तो आप रिजाइल करेंगे तो पूरा आप एक दूसरे स्पाउस की आप सिचुएशन समझिए, जिसने पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द सेटलमेंट डीड को फुलफिल कर दिया है, अब फिर आप उसको वापस ले जाइए, तो ये बड़ा अजीब। अब दो बातें हमारे आम दर्शकों के लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है। एक तो जो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने जा रहे हैं, उनको लेकर आपकी पहली एडवाइस क्या होगी? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर फ्रॉड है, चीट है, किसी तरह का धोखा है, उस कंडीशन में तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं है तो आपको रहना पड़ेगा। और वो कंडीशन कब आ जाएगी वो हमारे थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से लेने जा रहे हैं तो आपकी बात सुन के वो किस तरह तैयारी करें? म्यूचुअल कंसेंट भी दो तरीके से आता है। एक तो जहां संभवतः शुरू में ही हस्बैंड वाइफ के घर पे बैठ के या किसी काउंसलर के पास बैठ करके बात हो गई कि हम म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स को फाइल कर रहे हैं। सेकंड है जब आपने डिवोर्स या डीवी एक्ट या कोई और चीज़ की कंप्लेंट डाली है और आपको मीडिएशन में रेफर किया गया है, वहां मीडिएशन में आपने कहा कि ठीक है, वी आर नाउ रेडी टू सेटल ऑल आवर डिस्प्यूट्स, और जो हमारी मैरिज को टर्मिनेशन करने का काम है वो भी हम म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से डाल दें। तो विप्लव, एक है जहां संभवतः पति और पत्नी अपने आप ही स्वीकृतता ले रहे हैं। बहुत के ऐसे केसेस आते हैं जो आते हैं कि जी आप हमारी म्यूचुअल कंसेंट में ही डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दीजिए और जो फर्स्ट और सेकंड मोशन करा के ये चीज़ हो जाए। और एक है जो मीडिएशन के रास्ते से म्यूचुअल कंसेंट पे आ रहे होते हैं। करेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जिस समय एग्रीमेंट बना रहे हैं उस समय किन बातों को आप विशेषकर, आप बतौर वकील, किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइल्ड की कस्टडी को लेकर के है, उनके कोई परमानेंट एलिमनी है, वन टाइम सेटलमेंट है, मेंटेनेंस का कि कुछ मंथली देने का बनता है, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, आपके अपने बैंक अकाउंट्स, आपकी अपनी चल अचल संपत्ति आपकी अपनी है, जो डिफाइन कर दिया कौन सी संपत्ति किसको मिलनी है, ट्रांसफ़र कुछ होना है, ये सारे ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। देखिए, अगर बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से हैं
संजय कपूर की तरह, तो आपको पता चलेगा कि हज़ारों करोड़ के तो शेयर्स ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एक चेकलिस्ट है कि एसेट्स की, बैंक्स की, लाइबिलिटीज़ की, ड्यूटीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, या बच्चे जब तक 18 साल की उम्र नहीं होते तो कौन उनकी कस्टडी रखेगा, कौन उनका खर्चे का हिसाब रखेगा, ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड पैरामीटर डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। विप्लव, एक बहुत केयरफुली ड्राफ्टेड सेटलमेंट डीड होनी चाहिए जो बाद में किसी एम्बिग्विटी को जन्म ना दे। निश्चित रूप से जो म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीमेंट बन के और बाकायदा फाइनल पर जाके विड्रॉल को लेकर आपने बताया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना महत्वपूर्ण जजमेंट, इसी जजमेंट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस, और वो भी कब, जब आप एग्रीमेंट बना चुके हैं, आप एग्रीमेंट में लिख चुके हैं, फुल एंड फाइनल कर चुके हैं, और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ना हस्बैंड वाइफ ना एक दूसरे पे मुकदमा करेंगे, ना परिवार पे करेंगे, दोस्तों पे करेंगे, किसी पे कोई लिटिगेशन नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड मोशन में अपने आप को विड्रॉल करने के बाद डीवी का मुकदमा करा, और अनफॉर्चुनेट ये है कि हाई कोर्ट ने उसे जारी रखने का आदेश दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। ये जो आफ्टर थॉट को लेकर विकास सर, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? देखिए विप्लव, इतना हार्श भी नहीं हो सकता कि आप प्यूनेटिव मेजर लो, उनको जेल भेज दो, पर मुझे लगता है कि कोर्ट शुड कम डाउन हेविली ऑन सच थिंग्स, और स्पेशली पैरामीटर्स को भी देखना होता है कि कोई शिक्षित है, अशिक्षित है, ये सब ग्राउंड्स हैं, एफ्लुएंट फैमिली से हैं, नहीं हैं। जब अगर शिक्षित एफ्लुएंट फैमिली से जब ये लोग आकर के कर रहे हैं तो कोर्ट्स मस्ट कम डाउन हेविली ऑन सच लिटिगेंट, impose heavy cost and tell them that courts will not tolerate this kind of a nonsense. जब आप पूरा अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द सेटलमेंट इज कंप्लीट, और फिर एक पोर्शन बाकी रहने के लिए आप उस सामने वाले पार्टी को, उस स्पाउस आपका हस्बैंड है या वाइफ है, आप उसे दौड़ा रहे हैं, इट्स अ मॉकरी ऑफ द जस्टिस। और दौड़ा इसलिए रह गए हैं, क्रिमिनल आप मुकदमा करके आप निश्चित रूप से केवल हैरेसमेंट कर रहे हैं, और जबकि आप लिख के आए हैं कि साहब हम भविष्य में कोई इस तरह के मामलों में जब एग्रीमेंट के साथ हो जाता है और फिर मुकदमे होते हैं, तो कोर्ट का ओपिनियन क्या रहता है? मुझे लगता है कि इसमें लेजिस्लेटर को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जब आपको एक बहुत बड़ी पेंडेंसी को ख़त्म करना होता है, या ख़त्म तो नहीं होगी, रिड्यूस करना होता है, तो आपको बहुत मूलभूत स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि स्मॉल अमेंडमेंट इन द एक्ट इटसेल्फ, कि अगर आपका सेटलमेंट डीड हो गई है तब यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल ऑल दीज क्रिमिनल कंप्लेंट्स। आप 498A की भी डाल रहे होते हैं, झूठी कंप्लेंट्स डीवी एक्ट में भी डाल रहे होते हैं, मेंटेनेंस में भी डाल रहे होते हैं, और जहाँ ऑलरेडी स्ट्रेन्ड सिस्टम है, आप समझो कि पुलिस भी ओवरवर्कड है, आप थाने में जाइए, आपके पास आईओज नहीं है कोर्ट को अटेंड करने के लिए, क्योंकि इतनी फोर्स ही नहीं है। वुमेन पुलिस ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, वो भी एक कमी है। तो मुझे लग रहा है जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, उसको डीक्लॉक करने के लिए मुझे लगता है ये मूलभूत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, इसी केस में 142 की पावर का यूज़ करके विकास सर, सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड वाइफ को तलाक ग्रांट किया है। यहाँ देखने में ये आता है कि रिट्रीवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, हालांकि वो फॉर्मल आधार नहीं है डिवोर्स लेने का। फिर से वही बात आती है कि जो दर्शक आज मुकदमे झेल रहे हैं, 6, 7, 8 साल, 10 साल, 15, 18, 20 साल से चल रहे हैं मुकदमे, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। विप्लव, हमने एक बार आपको याद होगा पहले भी किया था। क्या है, सुप्रीम कोर्ट 142 में टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस कोई भी कानून कोई सा भी फैसला दे सकती है। वो प्रावधान हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को अवेलेबल नहीं है। तो ये निरंतर बात सुप्रीम कोर्ट से उठती आ रही है कि पार्लियामेंटेरियंस की को इशारा है, लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन है कि आप रिट्रीवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें, उसको स्थान दिया जाए और उसे एक ग्राउंड बनाया जाए कि अगर एक लंबा पीरियड हो गया, आप 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, और अगर कोई म्यूचुअल कंसेंट से नहीं डिवोर्स के लिए आ रहा, तो आप क्या करें? फिर आप पिटिशन फाइल करिए और अगले 15 साल के लिए लड़िए। तो आपके जीवन का जो खूबसूरत वक्त है वो सारा का सारा लिटिगेशन पर, फैमिली लिटिगेशन में ही निकल गया। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो इतना काम करते हैं, वो एक इस काम में भी उनको ध्यान देना चाहिए, और जो हमारी विमेन पॉलिटिशियंस हैं, मुझे लगता है उनका भी एक दायित्व बनता है कि इन बातों को पार्लियामेंट में उठाया जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि 142 की पावर में लगातार आप लोग हमसे ये कहते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं विकास सर के
जो पहले वीडियोस किए गए, आपने हज़ारों की संख्या में उसमें मैसेज किए और आपने कहा भैया इतने इतने साल से लड़े जा रहे हैं, अगर कोई कानूनी प्रावधान है जहां ख़त्म करने का है, उसको भी इतना, अब इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को लेके सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कितने लंबे समय से लड़ाई चल रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये भी देखना चाह रहा है कि भैया कितने साल से आप लड़ते हुए आ रहे हो, तो यानी कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को अगर आपको मोशन में लाना है तो एक लंबी लीगल बैटल होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल ही एक मुकदमा आया जिसने हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे पे 40 मुकदमे कर रखे और सुप्रीम कोर्ट ने जाके 142 की पावर का यूज़ करके उसे ख़त्म किया। ये जो अनलिमिटेड मुकदमों की संख्या ये बढ़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये जो राइट आप एक आम आदमी को मिला है उस पर क्या कर्टेल होना चाहिए? अब एक आदमी एक दूसरे के खिलाफ 40 मुकदमे, विप्लव होना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी तर्कसंगत इंसान ये कहेगा कि नहीं होना चाहिए, पर असलियत में हो ही रहा है। अब आप देखिए कि जो ये प्रावधान जो एक बेनिफिशियल और प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस थे, 498 का जो इंसर्शन हुआ आईपीसी में और बीएनएस में, बाद में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, मेंटेनेंस का, दीज आर ऑल बेनिफिशियल एंड अ प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। इंटेंट क्या थी? आज उस इंटेंट के पीछे की आड़ में आप हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो रहा है और पूरी की पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के खिलाफ एलिगेशंस आ रहे हैं, उनके खिलाफ उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, बेचारे चार्जशीटेड हो रहे हैं। और जो मैं बात हमेशा निरंतर बोलता आता हूँ कि प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट इन दिस कंट्री। अच्छी जजमेंट्स आती हैं, पर अमूमन आप जब हाई कोर्ट जाते हो तो कईयों को रिलीफ मिलता है, कईयों को नहीं रिलीफ मिलता। इसी केस में हाई कोर्ट ने नहीं दिया, नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि दायित्व इस समय, अगर आपको, मैं बहुत ज़्यादा पेंडेंसी पे हूँ आज की तारीख में, क्योंकि जिस मुल्क में 3.5-4 करोड़ केसेस पेंडिंग हो, उस देश की कितनी बड़ी जनसंख्या इन मुकदमे में, आप सोचिए कि उनका कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस, मेंटल क्वेश्चन और पीस सारी की सारी डिस्ट्रॉयड। एक ह्यूमन लाइफ को जो जीने का जो एक अच्छी चीज़ है वही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो बाय दिस लीगल प्रोसेस। मतलब 3-4 करोड़ मुकदमों का मतलब, अगर एक परिवार से 5 करोड़ भी, 5 आदमी भी जुड़े हो गए तो 20 करोड़ लोग, 20-25 करोड़ आदमी केवल इन मुकदमों से प्रभावित। 20% देश की जनसंख्या मुकदमों में है, तो आप इसको कैसे अच्छा मानोगे? अच्छा, ये 2020 से लेकर और 26 तक बहुत मल्टीपल 498 डीवी एक्ट, मेंटेनेंस को लेके इस बहुत शानदार जजमेंट आए, और खासकर 498 को लेके। 23 के बाद नए बीएनएस में 85-86 कर दिया गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट लगातार जजमेंट दे रहा है। विकास सर, आपका हमारे आम दर्शकों के लिए क्या अनुभव है? क्या ये जो 10 साल पुरानी व्यवस्था चल रही थी कि किसी को लपेटो, फैमिली में लपेट लो, जीजा को लपेट लो, हस्बैंड को, बात क्या थी, क्या बना दिया गया, या कुछ परिवर्तन आया, या ये उसी ढर्रे में अभी भी चल रहा है? आपका क्या अनुभव है? इसमें 2 पार्ट में मांगूंगा कि आप अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पार्ट को देखेंगे, वहाँ वही ढर्रा चल रहा है। वो जुडिशियस कोई माइंड ही नहीं लगा रहे कि इन्वेस्टिगेशन जो एफआईआर में लिखा वही, जो कंप्लेन में लिखा वही वर्बटम आपने एफआईआर में छाप दिया। आप कहीं पे देख ही नहीं। अभी जस्टिस मनमोहन की जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को फिल्टरेशन करनी चाहिए। चार्जेस फ्रेम करने से पहले वो कहते हैं 2 जगह फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। पुलिस को अनायास चार्जशीट नहीं करनी चाहिए लोगों पे। अगर 5 लोग 10 लोग हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, अगर मटेरियल 3 के खिलाफ है तो 3 के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल करिए, 10 आरोपियों के खिलाफ मत करिए आप। सेकेंडली, वो एक दायित्व कोर्ट्स पे भी डालते हैं, जो फर्स्ट कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले रही है उनको भी वो कहते हैं कि आपको फनल की तरह फिल्ट्रेशन करना चाहिए। देखिए कि क्या ग्रेव सस्पेशन है, तब आप उन्हें चार्ज करिए, अदरवाइज डिस्चार्ज करिए। तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जजमेंट्स भी बहुत अच्छी आती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि डीवी एक्ट पे और 498 पे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स पिछले 2-3 साल में आई हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब तक आप मूलभूत, विप्लव, वही बातें घूम फिर के आ रही हैं, जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को उतना ट्रेन किया जाए कि जिनके, ये नहीं है कि लड़की ने अगर 10 फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक के रिलेटिव्स को डाल दिया है, आप सबके खिलाफ सबको बुलाइए और सबके स्टेटमेंट लेके चार्जशीट कर दीजिए। इस तरह की व्यवस्थाओं को बदलाव लेके आना पड़ेगा विप्लव, नहीं तो हम आप
निरंतर ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे और मूलभूत जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लेकर के आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिजायर्ड रिजल्ट आने तो वाला इस तरह के मुकदमों में आप हाई कोर्ट का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हाई कोर्ट पहली कोर्ट होती है जिसके पास ये कंप्लेन केस हो चाहे एफआईआर, उसको रद्द करने का ताकत उसी के पास है। आप इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट लगातार 482 या जो अब 528 BNSS हो गई, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में एक न्यूमरस जजमेंट दिए और बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए। आप केसरवानी जजमेंट, प्रदीप केसरवानी में तो बाकायदा लिटमस टेस्ट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा अगर ये एफआईआर यहाँ इसमें फॉल हो रही है, ये कंप्लेन इसमें फॉल हो रही है, ख़त्म करिए, रोकिए मत, हमारे पास मत भेजिए। भाई आए हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं होगी तो आदमी सुप्रीम कोर्ट भागेगा। अब इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट पे क्या आपका अपना व्यक्तिगत है? आप भी लगातार हाई कोर्ट और विभिन्न देश के हाई कोर्टों में इस तरह की पिटीशन सर, जो 498 मैट्रिमोनियल है, मुझे लगता है कि यू हैव टू पिच हार्ड फॉर इट। आपको कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम की भी अगर आवश्यकता पड़े, और कोर्ट अगर मना भी करे तो आपको उनको इन जजमेंट्स के पैरामीटर्स में और आपके एलिगेशंस के कि आप किस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रही है कि वेग एलिगेशंस पे आप सस्टेन नहीं कर सकते। अगर इफ़ यू कैन रियली मेक आउट अ केस, तो मुझे लगता है कि आपका सक्सीड करने का 60-70% चांस रहता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर बाय द वे नहीं हाई कोर्ट दे रही है तो क्या आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट मतलब हम लोग तो ज़्यादातर हाई कोर्ट पे ही निर्भर होकर के इन चीज़ों में, क्योंकि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हो कि अगर हाई कोर्ट से हार के, तो मुझे लगता है कि वो हार को बचा करके आपको यहीं पे ही करना चाहिए। एक मिनट, ये कट करो, अच्छा नहीं आया ये, अच्छा मज़ा नहीं आया ये, दोबारा से बोलो। इस क्वेश्चन को ही रिफ्रेम करें। हाँ, मज़ा नहीं आया क्वेश्चन, छोड़ दो। अच्छा, कर लिया कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसको समअप करें फिर। फिलहाल विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने हमारे दर्शकों को 2-3 बड़ी 4 महत्वपूर्ण बातें बताई। जो लोग भी किसी भी तरह, एक तो पहले तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होना समाज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर फिर भी है तो आपसी सहमति से, मुकदमेबाजी से या सालों साल लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको फिर लास्टली जाके एक बार तलाक लेना पड़ेगा। अब एक लड़की जो आज 25 साल की है, लड़का 27 साल का है, अगर 15 साल उसके मुकदमे में निकल गए तो वो किस काम लायक बचे, उनकी उम्र किस लायक बची? अब वो शादी दोबारा कर नहीं पाएंगे। तो लाइफ को लाइफ की तरह देखिए। इसलिए इन मुकदमेबाजी से तो म्यूचुअल कंसेंट से जब भी डिवोर्स की बात आए, आप बैठिए और पहले सोच समझ लीजिए, एडवोकेट्स को बैठा लीजिए, सोच समझ के एग्रीमेंट बनाइए, उसके बाद ही अड़िए। नहीं तो राठी जैसे मुकदमों में फिर सुप्रीम कोर्ट ही इंटरफेरेंस करता है और अंतिम में आपको मुंह की खानी पड़ सकती है अगर आप उस सेटलमेंट से पलटते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।